हेलो क्लास। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने जाना था डायरिया क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को डिटेल में समझा। अब इस लेक्चर में हम डायरिया के जो भी ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, इनके बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि डायरिया एक डिजीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। इसीलिए हर पेशेंट को एक ही मेडिसिन नहीं दी जा सकती। ड्रग का जो सिलेक्शन है हमेशा डायरिया के कॉज, इसकी जो सेवेरिटी है और पेशेंट की जो कंडीशन है इस पर डिपेंड करता है। अगर डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज़ होंगी। अगर गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो रहा है तो प्रोबायोटिक्स दिए जाएंगे। अगर इंटेस्टाइन से एक्सेसिव वाटर सिक्रीशन हो रही है तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स का यूज़ किया जाएगा। अगर इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है, तो एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स दिए जाएंगे। और अगर पेशेंट्स को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है तो एंटी इन्फ्लामेटरी इम्यूनोसप्रेसिव और बायोलॉजिकल ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी ड्रग्स की क्लासेस को एक ओवरव्यू के रूप में समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हर क्लास के ड्रग को हर क्लास और हर ड्रग को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली बात करते हैं अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो भी है हमारा, तो डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली ड्रग्स को ब्रॉडली 6 to 7 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है। फर्स्टली हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। बेसिकली ये ड्रग्स तब यूज़ की जाती हैं जब डायरिया का कॉज कोई बैक्टीरियल, प्रोटोजोवल या कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स हो। देखो ध्यान रहे कि हर डायरिया में एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते हैं। वायरल डायरिया या सिंपल एक्यूट डायरिया में एंटीबायोटिक्स की जनरली ज़रूरत नहीं होती है। इनका सिर्फ सिलेक्टेड इन्फेक्शंस के केसेस में ही किया जाता है। सो कॉमन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या हैं, जैसे कि फ्लूरोक्विनोलोन्स, इसमें आप देख रहे हो नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और जो ट्रैवलर्स डायरिया जैसे बेसिकली इन्फेक्शंस में कॉमनली यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो इसमें रेफैक्सिमिन, बेसिकली ये रेफामाइसिन ग्रुप की है। ये इंटेस्टाइन्स के अंदर ही काम करती हैं और जो भी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम होता है इसका। इसके अलावा कुछ सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं जैसे कि क्लोट्रीमाजोल या क्लोट्रीमोक्साजोल। बेसिकली क्लोट्रीमोक्साजोल जो है ये कॉम्बिनेशन है जिसमें ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल देखने को मिलता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती हैं। फिर टेट्रासाइक्लिन है, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी है, स्पेशली कॉलेरा के मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, ये भी ट्रैवलर्स डायरिया और कैम्पलोबैक्टर इन्फेक्शंस में काफ़ी यूज़ होती है। नाइट्रोमिडाजोल ये प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। तो ओवरऑल मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, ऑनिडाजोल, उसके अलावा एंटी प्रोटोजोल ड्रग डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट, नाइट्राजोक्सानाइड एंड सक्सिनिडाजोल वगैरह, ये अमीबियासिस और ग्याडिसिस जैसे इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो इसमें प्रोबायोटिक्स। कभी कभी डायरिया की वजह इन्फेक्शन नहीं होती है बल्कि नॉर्मल इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया जिसको हम अपने गट माइक्रोबायोडाटा बोलते हैं या फिर माइक्रोबायोटा बोलते हैं, बेसिकली इनका इम्बैलेंस होता है स्पेशली एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद, ठीक है। ऐसे केसेस में हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं। बेसिकली ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, हम कह सकते हैं, जो इंटेस्टाइन की जो नॉर्मल फ्लोरा को रीस्टोर करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। एंड कॉमन प्रोबायोटिक्स क्या होगा, जैसे कि लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, एंटेरोकोकस फेसियम, पहले स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस के नाम से जाना जाता था जो आप इसमें देख पा रहे हो, अब इसको फेसियम बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस बुलाडी, ये बेनिफिशियली बेसिकली यीस्ट है। तो उसके अलावा बैसिलस क्लाउजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम जो बात करेंगे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स जो आती हैं। बेसिकली ये ड्रग्स
डायरिया की एग्जैक्ट कॉज को तो ठीक नहीं करती हैं, लेकिन सिम्टम्स को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। इनका पर्पस होता है स्टूल की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो जो भी बल्ब फॉर्मिंग एजेंट्स या एड्जॉर्बेंट्स की बात करते हैं, आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था इसबगोल, जिसको हम साइलियम हस्क बोलते हैं, मेथाइल सेलुलोज एंड पॉलीकार्बोफिल। इसके अलावा अदर एड्जॉर्बेंट्स जो आते हैं जैसे काउलिन पेक्टिन, एटापलगाइड, बहुत लिमिटेड यूज है, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये ड्रग्स इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में वाटर और कुछ टॉक्सिन्स को बाइंड करके स्टूल्स को कंपैरेटिवली फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। इसी कुछ डायरियल डिजीज में इंटेस्टाइन से एक्सेसिव वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन होता है। ऐसे केसेस में एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स जी क्या करती हैं, सिक्रीशन को कम करती हैं। तो कॉमन ड्रग्स क्या आएंगी, रेसिकेटोट्रिल, बिस्मथ, सबसेलिसिलेट, इसके अलावा ऑक्यूटाइड, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एट्रोपिन, बेसिकली रूटीन एंटी डायरियल के रूप में काम करते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस में। तो ये ड्रग्स इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस और स्पाज्म को कम करने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इनका रूटीन यूज़ बहुत लिमिटेड है। एंटी मोटिलिटी ड्रग्स आप देख पा रहे हो, कभी कभी डायरिया का मेन रीज़न इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का इंक्रीज़ होना ही होता है। अगर पेशेंट में एंटी मोटिलिटी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं तो ये क्या करती हैं, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है इसको क्या कर देंगे, बहुत स्लो कर देंगे, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन का टाइम बहुत बढ़ जाता है और स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। तो इसमें कॉमन ड्रग्स कौन से आएंगे, लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट के साथ में एट्रोपिन, कोडीन फॉस्फेट या पैरागोरिक, बहुत कम यूज़ होती है पैरागोरिक अब। तो ओवरऑल ये क्या करती हैं, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, लेकिन जो ब्लडी डायरिया है या डायसेंट्री वाले केस हैं, हाई फीवर या इन्वेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जनरली ये अवॉइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अगर डायरिया का रीज़न या उसका जो कॉज है ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन्स डिजीज़, अगर ऐसा है तो स्पेशल एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसमें आती हैं 5-ASA अमीनो सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड। बेसिकली ये जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की फर्स्ट लाइन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में मानी जाती हैं, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब आप इसमें ड्रग्स देख रहे हो, सल्फासालाजीन, मेसालाजीन, इसको बेसिकली मेसालामाइन भी बोलते हैं, ऑलसालाजीन, बेलसालाजाइड, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देख रहे हो, जब डिजीज़ मॉडरेट या बहुत सीवियर हो जाए, ठीक है, तब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें ड्रग्स कौन सी आती हैं, प्रेडिनोजोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ब्यूटेसोनॉइड, मेथाइल प्रेडिनोजोलोन, ठीक है, ये सारी ड्रग्स। तो बेसिकली ये इन्फ्लामेशन को रैपिडली सप्रेस करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए प्रेफर नहीं की जाती। इसके अलावा तीसरा आप देख पा रहे हो इम्यूनोसप्रेसेंट्स। बेसिकली ये ड्रग्स इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ पेशेंट में रेमिशन मेंटेन करने के लिए यूज़ होती हैं। अब इसमें जैसे कि आप ड्रग देख रहे हो, अजाथियोप्राइन 6, मरकैप्टोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, एंड टैक्रोलाइमस, कई सारी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि TNF अल्फा इनहिबिटर्स, बेसिकली ये एडवांस थेरेपी का हिस्सा है और मॉडरेट टू बहुत सीवियर जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस हैं इसमें यूज़ की जाती हैं। बेसिकली TNF अल्फा इनहिबिटर्स में इन्फ्लिक्सिमाब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अडालीमोमाब, गोलीमोमाब एंड सर्टोलिजुमाब, पैगोल, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो ह्यूमन
और कुछ चूहों के थ्रू मिल के बनाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर बायोलॉजिक्स भी आती हैं, पेडोलिजुमाब, अस्टेकिनुमाब, या ये बेसिकली इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को टारगेट बेसिकली करती हैं। तो थोड़ा सा सपोर्टिव थेरेपी भी ज़रूरी होती है हर डायरिया पेशेंट में। कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या थेरेपी। उसके अलावा आईवी फ्लूइड्स में नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, जिंक सप्लीमेंटेशन, स्पेशली चिल्ड्रन में WHO रिकमेंड करता है, एंड दैट्स इट। तो ओवरऑल हमने ये क्लासिफिकेशन समझ लिया कि कौन सी जो क्लास है वो किस टाइप के पेशेंट्स को या किस टाइप के डायरियल सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ी। अभी हम इसी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वापस आते हैं इस पर, जो कि है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का। किसी भी ड्रग को समझने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या करती है और डायरिया के किस मैकेनिज़्म से उसको कंट्रोल करती है। एक बात को हमेशा याद रखिए, डायरिया बेसिकली एक ही मैकेनिज़्म से भी नहीं होता। किसी पेशेंट में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, किसी में एक्सेसिव सिक्रीशन नहीं होता, किसी में इन्फेक्शन होता है, और किसी में गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए अलग अलग एंटी डायरियल ड्रग्स अलग अलग टारगेट्स पे काम करती हैं। अब हम बेसिकली एक एक ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसमें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक इमेजिनरी टेबल दिख रही है, जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ एग्जांपल्स, प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, रिजल्ट, इफेक्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है। बट इसी को मैं एक्सप्लेन करके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ। फर्स्टली हम बात करेंगे एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, जिसमें आप ओपियोइड डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, जिसमें लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट, कोडीन। बेसिकली ये ड्रग्स डायरिया के ट्रीटमेंट में सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को समझिए। नॉर्मली क्या होता है कि इंटेस्टाइन के जो मसल्स ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शंस फूड को आगे मूव करते हैं। इसी मूवमेंट के दौरान इंटेस्टाइन क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। लेकिन डायरिया में क्या होता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जब बहुत फास्ट हो जाती है तो फूड इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी पास हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होने को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है ना। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि जो स्टूल्स हैं बहुत वाटरी हो जाते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं। अब यही मैकेनिज्म हम बात करेंगे। अभी हमने बहुत पहले हमने पढ़ा था ओपियोइड ड्रग्स के बारे में। बेसिकली ओपियोइड डेरिवेटिव्स इंटेस्टाइन के म्यू मींस ओपियोइड रिसेप्टर्स जो माइंटेरिक, जो ऑर्बेक्स प्लेक्सस में प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है ये कम हो जाता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये भी स्लो हो जाती है। फिर क्या होगा, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट जो टाइम है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, फूड इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुकता है। इस वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अब स्टूल्स क्या होते हैं, ग्रेजुअली फर्म होने लग जाते हैं, स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एंड पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। यही एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आप इजीली समझना चाहें, ठीक है। मैं लाइंस को नहीं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, थोड़ा सा इन्हांस तरीके से लिखी हुई हैं। अब थोड़े एडिशनल इफेक्ट्स हैं। बेसिकली ये ड्रग्स क्या करती हैं कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी थोड़ा रिड्यूस करती हैं, जो एनाल स्फिंक्टर टोन है ये इंक्रीज़ करती हैं, स्टूल्स की जो अर्जेंसी है इसको रिड्यूस करती हैं। इसीलिए पेशेंट को स्टूल कंट्रोल करने में थोड़ा सा आसानी होती है, ठीक है।
अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ड्रग इन्फेक्शन को किल नहीं करती हैं, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए ब्लडी डायरिया या फिर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जनरली अवॉइड की जाती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। देखो, डायरिया का जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है वो होता है एक्सेसिव इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। ऐसे केसेस में एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें रेसिकेट्रोटिल। बेसिकली ये जो रेसिकेट्रोटिल है ये मॉडर्न एंटी सिक्रेटरी ड्रग है। अब ये काम कैसे करेगी? जो रेसिकेट्रोटिल है ये बॉडी में एक्टिवेट होकर थायोर्फिन बनाता है। ठीक है, inhibits the enzyme encaphalinase which normally breaks down endogenous encaphalins। ठीक है, बेसिकली अब ये बॉडी में एक्टिवेट होके थायोर्फिन बनाता है। थायोर्फिन क्या करता है? इसी एनकेफेलिनस जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो एनकेफेलिनेस एंडोजीनस एनकेफेलिन्स को डिस्ट्रॉय करता है ना। ये जब एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो एनकेफेलिन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। अब एनकेफेलिन्स इंटेस्टाइनल के बेसिकली डेल्टा ओपियोइड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए ओपियोइड रिसेप्टर्स को बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं, तो इससे क्या होता है? साइक्लिक एडेनोसिन मेडिएटेड क्लोराइड सिक्रीशंस बहुत डिक्रीज होती है। इसकी वजह से सोडियम का सिक्रीशन भी रिड्यूस होता है, वाटर का रिटेंशन डिक्रीज हो जाता है और स्टूल्स जो है वो वाटरी होना कम हो जाते हैं। बेसिकली ये जो रेसिकेट्रोटिल का जो इम्पॉर्टेंट फीचर अगर मैं बताऊँ, ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का जो रिस्क है ये कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट है बिस्मथ सबसैलिसिलेट, एक मल्टी मैकेनिस्टिक एक्शन। बेसिकली ये एक यूनिक ड्रग है। इसके दो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, एक है बिस्मथ और दूसरा है सैलिसाइलेट। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब एक्चुअली ये इनहिबिट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को, जिससे इन्फ्लामेशन और जो सिक्रीशन है ये कम होगा। देखो, बेसिकली बिस्मथ क्या करता है? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को बाइंड करेगा। इससे क्या होगा? जो एंटेरोटॉक्सिन्स को एक न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है और जिससे क्या होता है? इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सैलिसिलेट के मैकेनिज्म की बात करें, सैलिसिलेट क्या करता है? कार्बोक्सिलेजनेस या साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिशन। इससे पहले भी आपने पढ़ा था एनासिड्स में कि अरेकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेस और लाइपोऑक्सीजनेस बनाता है। साइक्लोऑक्सीजनेस फर्स्ट और सेकंड, जिसमें फर्स्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस और थ्रोम्बोक्सिन का काम। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूटिव थे। ठीक है, बट अगर हम किसी भी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक रहे थे तो वो क्या कर रहा था कि ओवरऑल गैस्ट्रिक म्यूकस का सिक्रीशन कम करता था, HCl का रेगुलेशन कम हो जाता था, रीनल ब्लड फ्लो का मेंटेनेंस बिगड़ जाता था। तो इस तरीके से अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है तो क्लोराइड का सिक्रीशन कम हो जाएगा, वाटर का सिक्रीशन कम हो जाएगा, स्टूल्स जो लूज होते हैं ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। बट एडिशनल इफेक्ट क्या है? माइल्ड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, म्यूकोसल प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एड्जॉर्बेंट्स या फिर प्रोटेक्टिव एजेंट। देखो, सबसे पहले आप कुछ ऐसे समझो यहाँ पे, एड्जॉर्बेंट्स और एब्जॉर्बेंट्स में डिफरेंस क्या होता है? सपोज दैट कि ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये पार्टिकल्स है। किसी भी वजह से अगर ये पार्टिकल्स इस सरफेस की सतह पर ही चिपके रह जाते हैं, ना कि इसके अंदर जाते हैं, तो किसी भी सरफेस पे के ऊपर रह जाना इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और अगर ये पार्टिकल्स सरफेस के बजाय क्या हो जाएं? सरफेस के अंदर
आ जाएं, इसको बोलते हैं हम बेसिकली, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन बताया, ठीक है। जो चीज़ें सरफेस पे रह जाए उसको बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन, और जो अंदर आके हो जाए इनको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो किसी भी सेल के अंदर चीज़ों का चला जाना या समथिंग, जैसे कि हमारे पास जो स्माइली स्पंज वाली बॉल्स थी है ना, स्पंज की, अगर उसको हम पानी में फेंकते हैं तो क्या करेगा, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा। सेम तरीके से अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक की या रबर की बॉल होती है और वो हल्का सा भीग जाती है और उसको मिट्टी में फेंकते हैं तो क्या होगा, वो मिट्टी के पार्टिकल्स उसकी सरफेस पे ही चिपकेंगे, ना कि उसके अंदर जा पाएंगे। तो हमने क्या बोला, हम एड्जॉर्बेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें काओलिन पैक्टिव है, तो या फिर एक्टिव चारकोल्स। ये ड्रग्स बेसिकली बहुत पुरानी हैं, इनका यूज़ बहुत लिमिटेड हो गया है, तो ये ड्रग इंटेस्टाइन के अंदर ही काम करती हैं और इनका ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मतलब ये ब्लड में नहीं जाएंगी, ल्यूमेन के अंदर ही वाटर, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, इरिटेंट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे आपने मैग्नेट देखा है, हमने बहुत बार हम लोग बचपन में खेलते थे, हमने कॉइन्स को पानी में डाल दिया और फिर क्या किया, हमने ऊपर से एक मैग्नेट को रस्सी से बांध के उस पानी के अंदर डाला, किसी भी बकेट में या फिर कहीं भी हमने अगर उनको फेंका है, और मैग्नेट क्या करेगा, अंदर जो भी मेटल की चीज़ें हैं, ठीक है, ग्लास की चाहिए, जो भी मेटल की चीज़ें हैं वो क्या करेगा, उनको वो उस पर चिपका लेगा, और बाहर ही, ऐसा तो नहीं है वो मेटल के कॉइन्स मैग्नेट के अंदर समा जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, मेटल के सरफेस पे ही चिपकते हैं ना, मीन्स एब्जॉर्ब होते हैं और मेटल के थ्रू हम उनको बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। ऐसे ही हमारी जो भी इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे पेट को अंदर के इन्वायरमेंट को ख़राब करें, तो ये ड्रग हमारी अंदर जाएंगी, ठीक है, और क्या करेंगी, उनको एड्जॉर्ब कर लेंगी, उनकी सरफेस पे चिपका लेंगे, और कैसे भी करके स्टूल्स के थ्रू उनको लेके बाहर निकल जाएंगे, जिससे वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होंगी और हमारा सिस्टमिक और गट इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्टूल्स क्या होते हैं, कंपेरेटिवली यहाँ पे इसमें भी फॉर्म हो जाते हैं और ओवरऑल इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। एंड अगला हम बात करें इसमें काओलिन, जैसे कि है हमारा एक नेचुरल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया को बाइंड करता है और एक्सेस वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, तो ओवरऑल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। पैक्टिन, ये भी एक प्लांट पॉलीसैकेराइड है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, जेल लाइक मास बनाता है, स्टूल कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है। एक्टिवेटेड चारकोल आपने बहुत सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो आप लोग चारकोल फेस वॉश यूज़ करते हैं, फेस मास्क यूज़ करते हैं, क्या होता है ना, आपने देखा होगा फेस पे लगाते ही फेस के ऊपर जितनी टैनिंग होती है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस पे, और जैसे हम चारकोल हटाएंगे वो उनको भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो टॉक्सिन्स को बाइंड करेगा, पॉइजनिंग में भी यूज़ होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, डायरिया में टॉक्सिन एब्जॉर्प्शन के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इसमें हम देख रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, रिफैक्सिमिन। सो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स act by eliminating pathogenic microorganisms responsible for infectious diarrhea। अब अगर हम डायरिया इन्फेक्शन की वजह से, अगर डायरिया जो है इन्फेक्शन की वजह से है, तो सिम्टम्स को कंट्रोल करना भी काफ़ी नहीं है, कॉज को भी एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, तो यहीं पे हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का रोल आता है, ठीक है। हर एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म अलग होता है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मेन सबका सेम होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना या उनकी ग्रोथ को रोकना। फर्स्टली आप देख रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स एग्जांपल के तौर पे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन, इनका काम क्या है कि अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, ठीक है, कि डीएनए गायरेस या जो टोपोआइसोमरेस 4 को इनहिबिट करना, इससे डीएनए का जो रेप्लिकेशन है बेसिकली ये रुक जाता है, ठीक है, इस वजह से बैक्टीरियाज मर जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि रिफैक्सिमिन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर ही काम करती है, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट करेगा, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनडायरेक्टली स्टॉप हो जाती है, ट्रैवलस डायरिया में यूजफुल है।
इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल को इनहिबिट करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं जिससे हम काम करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबायोटिक्स। कई बार डायरिया में कहते हैं कि दही खाना चाहिए या फिर खिचड़ी खाना चाहिए, लाइट खाना। हमारा दही बेसिकली इसमें ही लैक्टोबैसिलस या एक तरीके से प्रोबायोटिक का काम करता है। नॉर्मली क्या होता है, इंटेस्टाइन में बिलियंस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेशन और इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। एंटीबायोटिक्स या इन्फेक्शन के बाद ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जाकर बेनिफिशियल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स और अटैचमेंट साइट्स के लिए बेसिकली ये कॉम्पीट करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इंटेस्टाइनल पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ ओवरऑल इनहिबिट हो जाती है और जो बैक्टीरियोशंस प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल बैरियर रिपेयर होती है और डायरिया रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई यहाँ पे लिखी है। इसके साथ प्रीबायोटिक बेसिकली प्रीबायोटिक्स क्या होता है कि एक तरीके से प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मान लो हमारे पास हमने प्रोबायोटिक लिया, प्रोबायोटिक के अंदर कुछ लिमिटेड ऑफ गट या गुड बैक्टीरियाज मौजूद हैं, तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम लेते हैं प्रीबायोटिक, ठीक है, इनके साथ में। तो ये और बेटर तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा प्रोबायोटिक विटामिन सिंथेसिस में, शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोडक्शन में, बेटर डाइजेशन में या फिर रिड्यूस रिकरेंस ऑफ डायरिया, बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स को पढ़ाई था पहले भी क्रॉनिक डायरिया में, ठीक है। इसबगोल या मेथाइल सेलुलोज, ये ड्रग्स मेनली क्रॉनिक डायरिया और इन्फ्लामेटरी बाउल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया जैसे कंडीशंस में यूज़फुल होते हैं। ये ड्रग बेसिकली इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जेल लाइक मास बनाती हैं, स्टूल्स को बल्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और एक्सेस फ्लूइड को रिटेन करती हैं, स्टूल की कंसिस्टेंसी इंप्रूव करती हैं और डेफिकेशन जो है ये नॉर्मलाइज हो जाता है। अब बेसिकली ये एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, बट बेटर काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा कंबाइंड इफेक्ट के बारे में, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एंटी मोर्टेलिटी और एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स, कभी कभी डायरिया में सिर्फ मोर्टेलिटी ही नहीं, सिक्रीशन भी इंक्रीज होती है। ऐसे पेशेंट्स में दोनों मैकेनिज्म्स को टारगेट करना थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। अब इसमें एंटी मोर्टेलिटी ड्रग पेरिस्टाल्सिस स्लो करती है, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम बढ़ता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होती है, और एंटी सेक्रेटरी ड्रग का बात करें तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन को भी रिड्यूस करती है, स्टूल वॉल्यूम कम करती है। तो ओवरऑल जो कंबाइंड इफेक्ट आता है कि स्टूल फ्रीक्वेंसी कम हुई, इसके साथ साथ स्टूल की वॉल्यूम कम हुई, वाटर लॉस रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कम हुआ, डिहाइड्रेशन का रिस्क कम होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो ध्यान रहे कि ऐसी कंडीशंस में ये जो कॉम्बिनेशन थेरेपी हर पेशेंट के लिए सुइटेबल नहीं होती। अगर इन्वेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हाई फीवर या ब्लडी डायरिया है तो एंटी मोर्टेलिटी ड्रग का यूज़ हम बहुत केयरफुली या फिर कई बार अवॉइड भी किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। एंटी डायरियल ड्रग्स अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती हैं। एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो करके वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं। एंटी सिक्रेटरी ड्रग इंटेस्टाइन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एक्सेसिव सिक्रीशंस को रिड्यूस करती हैं। एड्जॉर्बेंट्स टॉक्सिन्स और एक्सेस वाटर को बाइंड करके स्टूल्स को फॉर्म बनाते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करके डायरिया के रूट कॉज को ट्रीट करती हैं। प्रोबायोटिक्स नॉर्मल गट फ्लोरा को रिस्टोर करते हैं। ऐसे ही ओवरऑल हमारी सारी कहानी जो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हम देख रहे हैं, ये उन पे एक्ट करती है जो अलग अलग टाइप के डायरियल केसेस को अलग अलग टाइप के होने से अलग अलग टाइप की वजहों से होने वाले डायरिया को ठीक करता है।
तो इस क्लास में हमने जो भी देखा वो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, अब उसमें हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स, कि अब ये ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म, स्टेशन, यूजर, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, ये सब अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम। ठीक है, मिलेंगे हम।